सदी में इंग्लैंड विश्वव्यापी व्यापार में शामिल हो गया। वे अन्य उपनिवेशों से रेशम और मसाले लाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे ज़ोंबी वायरस भी ले आते हैं और जल्द ही ये वायरस पूरे देश में फैल जाते हैं। लाखों लोग मरते हैं और दिमाग की भूख के साथ ज़ोंबी के रूप में फिर से जीवित हो जाते हैं और स्वस्थ नागरिक चीन और जापान से घातक कलाओं का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार सरकार लंदन के चारों ओर 100 फुट ऊंची दीवार ग्रैंड बैरियर का निर्माण करती है। फिर वे रॉयल नामक नहर को जोड़ते हैं, जो एक बहुत गहरी खाई है जो शहर और इसकी दीवारों दोनों को घेरती है। दीवार और खाई के बीच की भूमि को इन बीच के नाम से जाना जाता है। केंट की दूसरी लड़ाई में नहर के पार बने पुलों में से एक टूट जाता है और ज़ोंबी इन बिटवीन में सभी ग्रामीणों को मार देते हैं, जिससे राजा पागल हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद वह एक को छोड़कर सभी पुलों को नष्ट करने का आदेश देता है। जल्द ही लॉर्ड्स और लेडीज लंदन छोड़कर अपने किलेबंद महलों में रहने लगते हैं। एक दिन कर्नल डार्सी हर्टफोर्डशायर काउंटी में एक एस्टेट में पहुंचता है, क्योंकि उसने एक कांटे हुए व्यक्ति के बारे में सुना है। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड उसकी पहचान की जांच करता है और उसे एक सुरंग में ले जाता है, जहां एक पुजारी उसके नंगे शरीर को देखता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे काटा नहीं गया है। आखिरकार उसे घर में जाने दिया जाता है, जहां मिसेस फेदरस्टोन दोस्तों के साथ ताश खेल रही होती हैं। वह कसम खाती है कि यहाँ किसी को काटा नहीं गया है और सालों से कोई ज़ोंबी उसके घर में नहीं आया है, ये दिखावा करते हुए कि वह भी खेलना चाहता है। डार्सी एक मेज पर बैठता है और कैरियन मक्खियों की एक शीशी निकालता है। वह उन्हें कमरे में छोड़ता हुए समझाता है कि वे सड़े हुए मांस का पता लगा सकती हैं। मक्खियां एक आदमी पर उतरने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए उड़ती हैं, जिसका मतलब है कि वह धीरे धीरे एक ज़ोंबी में बदल रहा है। डार्सी तुरंत अपना गिलास तोड़ता है और उस आदमी के चेहरे पर वार करता है और फिर अपने ब्लेड से उसका सिर काट देता है। इसके बाद डार्सी पूछता है कि क्या यह आदमी घर में किसी को संक्रमित कर सकता है। फेदरस्टोन इससे इनकार करता है, इसलिए डार्सी ज़ोंबी का सिर लात मारकर मेहमानों को डराता है और बाहर निकल जाता है। हालांकि फेदरस्टोन की बेटी झूठ बोलना बंद कर देती है और संक्रमित व्यक्ति की भतीजी की जांच करने के लिए ऊपर जाती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। लड़की पहले ही कर्मचारियों पर हमला कर चुकी है और अब वह फेदरस्टोन की बेटी पर भी हमला करती है। इस बीच मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के हथियार और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वे ज़ोंबी से खुद का बचाव कर सकें। हालांकि उनकी माँ श्रीमती बेनेट इससे खुश नहीं है और चाहती हैं कि वे शादी करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब श्रीमती बेनेट को आगामी डांस के बारे में पता चलता है, तो वह अपने पति को उन्हें एक ब्रेक के रूप में जाने के लिए मना लेती हैं। सभी बहनें इसके बारे में उत्साहित हैं, सिवाय एलिजाबेथ के, जो सामाजिक समारोहों की प्रशंसक नहीं है। वे सभी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, लेकिन फिर भी उनमें हथियार छिपाना सुनिश्चित करती हैं। बाद में पार्टी में बिंगले डार्सी के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन जब वह जेन को देखता है तो वह उससे प्यार करने लगता है। वह उसे डांस करने के लिए कहता है और वे साथ में खूब मस्ती करते हैं। बाद में बैंगली ने जोर देकर कहा कि डार्सी को भी नाचना चाहिए और उसे एलिजाबेथ से पूछने के लिए कहा, लेकिन डार्सी ने कहा कि वह सहनीय है, लेकिन उसे लुभाने के लिए पर्याप्त सुंदर नहीं है। एलिजाबेथ यह सुनती है और चली जाती है, लेकिन गलती से एक बोतल गिरा देती है और सबके सामने खुद को शर्मिंदा कर लेती है। बाहर निकलते ही एलिजाबेथ रोने लगती है, लेकिन फेदरस्टोन उसे रोक देता है। जो एक ज़ोंबी बन गया है वह अभी भी बात कर सकती है और एलिजाबेथ को कुछ बताना चाहती है। हालांकि डार्सी पहले उसके सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बहुत से लोग उन्हें देखने के लिए बाहर आते हैं। उस समय एक ज़ोंबी दिखाई देता है और गार्ड हमले की घोषणा करने के लिए घंटी बजाते हैं, जबकि अधिकांश मेहमान छिपने के लिए भागते हैं। बेनेट बहनें अपने हथियार निकालती हैं और ज़ोंबी से लड़ना शुरू कर देती हैं। वे बिना किसी दया के लड़ते हैं, अपने ब्लेड के सटीक प्रहारों और अच्छी तरह से लगाए गए किक से हर प्राणी को नीचे गिराते हैं। एलिजाबेथ को लड़ते देखकर डार्सी उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। इसके बाद सभी ज़ोंबी के शरीर जला दिए जाते हैं। जब बहनें घर जाती हैं तो जेन बिंगले के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकती, जबकि एलिजाबेथ प्रशिक्षण के दौरान डार्सी के शिष्टाचार और गर्व के बारे में बात करना बंद नहीं करती, जिससे उसकी हरकतें और भी ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। अगले दिन जेन को बिंगले के साथ चाय पीने का निमंत्रण मिलता है। श्रीमती बेनेट उसे कोच के बजाय घोड़ा लेने के लिए कहती हैं, ताकि अगर बारिश हो तो उसे रात रुकने के लिए कहा जा सके। वहां जाते समय कुछ कुत्ते भागते हैं, क्योंकि उनका एक ज़ोंबी पीछा कर रहा होता है। जेन गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका घोड़ा डर जाता है और भागने से पहले उसे गिरा देता है। फिर जेन गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक उल्टी चलती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। जब ज़ोंबी उस पर हमला करता है तो जेन अपना चाकू निकालती है और हाथापाई करती है और जल्दी से ज़ोंबी के हाथ काट देती है और उसके पैर काट देती है। जब वह गिर जाता है तो वह उसकी छाती पर लात मारती है और उसे मारने के लिए उसके सिर पर वार करती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, जेन एक ज़ोंबी माँ को देखती है जो एक संक्रमित बच्चे को गोद में लेकर उसके पास आ रही है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगले के घर पहुंचती है। पता चलता है कि जेन उन्हें फ्लू से पीड़ित मिली थी, इसलिए उसने बुखार के साथ रात वहीं बिताई और एलिजाबेथ उसे देखने आई। हालांकि डार्सी को चिंता है कि
कि जेन संक्रमित हो सकती है। इसलिए जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहा होता है तो वह कैरियन मक्खियों को छोड़ देता है। छोटे कीड़े जेन पर प्रतिक्रिया नहीं करते और एलिजाबेथ आसानी से उन सभी को पकड़ लेती है और फिर व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ डार्सी को वापस दे देती है। इसके बाद जेन बिंगले और उसके मेहमानों के साथ शामिल हो जाती है, लेकिन वह ताश खेलने के उनके निमंत्रण को यह कहते हुए ठुकरा देती है कि उसे पढ़ना पसंद है। इस बात पर बहस होती है कि एक असली महिला क्या होती है और डार्सी को नहीं पता कि वह इससे प्रभावित है या इससे नफरत करता है। उस रात एलिजाबेथ चुपके से डार्सी को बाहर ट्रेनिंग करते हुए देखती है। अगले दिन बेनेट की बाकी बहनें और माँ जेन और एलिजाबेथ को लेने आती हैं। बिंगले चाहता है कि वे रुकें, लेकिन डार्सी उसे संक्रमण के जोखिम की याद दिलाता है। एलिजाबेथ के साथ उसकी एक और बहस होती है और वह बताता है कि उसने उसे कल रात देखा था। सभी को खुश रखने के लिए मिसेस बेनेट बिंगले को लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए गेंद फेंकने के लिए मनाती है। घर लौटते समय वे देखते हैं कि स्थानीय अनाथालय गिर गया है और अब जोम्बी अनाथ जंगल में भटक रहे हैं। कुछ समय बाद मिस्टर बेनेट अपने परिवार को चचेरे भाई कोलिंस से मिलवाते हैं, जिन्हें बेनेट के गुजर जाने के बाद संपत्ति मिल जाएगी क्योंकि महिलाएं वारिस नहीं हो सकती। दोपहर के भोजन के दौरान कोलिंस उन्हें बताता है कि उनकी संरक्षिका लेडी कैथरीन है, जो एक अद्भुत तलवारबाज है जिसने जोम्बी युद्ध के दौरान चमत्कार किया था। वह जेन में भी रुचि दिखाता है। श्रीमती बेनेट उसे कहती है कि जेन के पास पहले से ही बिंगले हैं और इसके बदले एलिजाबेथ को पेश करती है। दोपहर में कोलिंस और बहनें अपनी चाची से मिलने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन वे सड़क पर रुक जाती हैं क्योंकि उन्हें एक गिरी हुई गाड़ी मिलती है जिसमें एक महिला मदद के लिए चिल्लाती है। बहनें अपने हथियार तैयार करती हैं और जब महिला बाहर आती है तो वे गोली चलाती हैं क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी है। जेन उसे पहाड़ी से नीचे गिराकर खत्म कर देती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, एलिजाबेथ सभी हथियारों को उठाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन कोलिंस उसकी मदद करने के बजाय उसे वापस उसके हाथों में रख देता है। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो वे नए सैनिकों को देखते हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट विकम से मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। डार्सी पास में ही सवारी कर रहा है और उन्हें देखकर ईर्ष्या करता है, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला जाता है। विकम एलिजाबेथ को बताया कि पैसे को लेकर पारिवारिक मुद्दों के कारण उसके और डार्सी के बीच अच्छे संबंध नहीं है। उस रात सभी लोग बॉल में शामिल होते हैं और जेन बिंगले के साथ समय बिताती है। एलिजाबेथ विकम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोलिंस उसे बहुत ऊर्जा और उत्साह दिखाते हुए नृत्य करने के लिए मजबूर कर देता है। इसके बाद डार्सी भी उसके साथ नृत्य करने के लिए कहता है, लेकिन कोलिंस इस पल को अजीब बना देता है और उन्हें दूर जाने के लिए मजबूर कर देता है। बाहर जाते समय डार्सी मिसेस बेनेट को बिंगले के साथ जेन के भविष्य के बारे में बात करते हुए सुनता है और अपने पैसे पर जोर देता रहता है। इस बीच एलिजाबेथ बिंगले से टकराती है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब वे पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि नौकर पर ज़ॉम्बी हमला कर रहा है। दोनों कुल्हाड़ी लेकर नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बिंगले को पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। एलिजाबेथ तुरंत नीचे खिसक जाती है और अपने दोस्त की जांच करने से पहले ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है, लेकिन जब वह ऊपर देखती है तो उसे नीचे छिपे सभी ज़ॉम्बी का पता चलता है। वह उनसे पूछती है कि वे कैसे अंदर घुसे और एक बच्चा कहता है कि उनके नए दोस्त ने उन्हें अंदर का रास्ता दिखाया। उस समय डार्सी आता है और ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देता है। ब्लेड के तेज वार और रसोई के चाकू की मदद से उन सभी को जल्दी से हरा देता है। एक ज़ॉम्बी को ओवन में भी धकेल दिया जाता है। फिर डार्सी पूछता है कि क्या बिंगले को काटा गया था और उसे भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे आश्वस्त करती है कि बिंगले बस गिर गया है। जाने से पहले एलिजाबेथ उसे बताती है कि वह एक बेहतरीन योद्धा है। अगले दिन जेन को बिंगले से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका परिवार लंदन वापस जा रहा है और वह डार्सी की बहन से प्रेम करना शुरू कर देगा। लंच के दौरान कोलिंस एलिजाबेथ से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उसे अपने हथियार छोड़ने होंगे और ज़ॉम्बी से नहीं लड़ना होगा। एलिजाबेथ उसे मना कर देती है और अपनी कुंठाओं को प्रशिक्षण द्वारा दूर करने के लिए बाहर भागती है। उसकी माँ उसे इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव ठुकराने के लिए डांटती है, लेकिन उसके पिता उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। एलिजाबेथ अपने पिता को धन्यवाद के लिए गले लगाती है, लेकिन उसकी माँ उसे परेशान करती रहती है, इसलिए वह थोड़ी शांति पाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जंगल में एलिजाबेथ ने 4 आदमियों के ऊपर पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए देखा। फिर विकम उसके पास आता है और जब वह पलटती है तो चारों आदमी जा चुके होते हैं। विकम कहता है कि उसने पहले कुछ नहीं देखा और उसे एक खास जगह पर आमंत्रित करता है। कुछ क्षण बाद वे एक चर्च में पहुंचते हैं जहां एक पादरी धर्मोपदेश पढ़ रहा होता है। जब भीड़ पलटती है तो एलिजाबेथ ये देखकर चौंक जाती है कि वे सभी ज़ॉम्बी हैं। विकम उसे अपने हथियार पकड़ने से रोकता है और वे पादरी को उन्हें सुअरों का दिमाग खिलाते हुए देखते हैं। ये पता चलता है कि संक्रमित लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदलते हैं, वे मानव मस्तिष्क नहीं खाते हैं और विकम को लगता है कि ज़ॉम्बी और मनुष्यों के बीच समझ तक पहुंचने की यही कुंजी है। एलिजाबेथ सहमत है और बताती हैं कि उन्हें इस विचार को क्राउन के पास ले जाना चाहिए। हालांकि विकम बताते हैं कि युद्ध ने देश को लगभग दिवालिया बना दिया है, इसलिए उनके पास मदद के लिए जाने के लिए कोई नहीं है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की एक दोस्त ने उसे बताया कि उसकी सगाई कॉलिंस से हो गई है और उसे ससुराल वालों से मिलने उसके साथ आने के लिए कहा।
कॉलिंस की संपत्ति पर एलिजाबेथ कैथरीन को लूसीफेर को मारते हुए एक तस्वीर देखकर खुश होती है। वहाँ जॉम्बी सर्वनाश के 4 घुड़सवारों की एक पेंटिंग भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अंत के करीब आने पर दिखाई देते हैं। एलिजाबेथ को पता चलता है कि वे वही लोग हैं जिन्हें उसने जंगल में देखा था। फिर वह कैथरीन और उसकी बेटी से मिलती है। एलिजाबेथ यह देखकर चौंक जाती है कि डार्सी भी वहाँ है और उसे पता चलता है कि वह कैथरीन का भतीजा है। जल्द ही विकम आ जाता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे आमंत्रित किया था ताकि वह अपनी योजना के लिए जरूरी पैसे मांग सके। कैथरीन को लगता है कि जॉम्बी से दोस्ती करने का विचार हास्यास्पद है और वे कभी किसी नेता की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन कोलिंस बताते हैं कि बाइबल कहती है कि एंटी क्रिस्ट मरे हुओं का नेतृत्व करेगा। डार्सी कैथरीन की राय का समर्थन करता है। जब विकम अपने पिता का जिक्र करता है तो वह क्रोधित हो जाता है। वह गार्ड से उसे बाहर निकलवा देता है। एलिजाबेथ डार्सी को बताती है कि वह मरे हुए लोगों की तरह ही बेरहम है। डार्सी अपने गुस्से से निपटने के लिए बाहर बहुत समय बिताता है। एलिजाबेथ बगीचों में टहलने जाती है जहां उसे विकम मिलता है। उसने बताया कि डार्सी ने बिंगले परिवार को यह कहकर छोड़ दिया कि जेन सिर्फ उनके पैसे के पीछे है। विकम उसे याद दिलाता है कि हिसाब किताब का दिन आ रहा है। अगले दिन डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वो उसे कमतर समझता है, लेकिन उसने जेन और बिंगले के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उसे फटकार लगाती है। क्रोधित एलिजाबेथ उसे लात मारती है और पोकर से उस पर हमला करने से पहले उस पर कई चीजें फेंकती है। वह जल्दी से अपना बचाव करता है और वे टेबल पर समझौता पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। उनका तर्क एक पूर्ण लड़ाई में बदल जाता है और वे एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। जब एलिजाबेथ कहती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी तो डार्सी चला जाता है और वह टूट जाती है। बाद में एलिजाबेथ को डार्सी से एक पत्र मिलता है जिसमें वह कहता है कि उसका जैन को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसने केवल श्रीमती बेनेट से उसे बचाने के लिए बिंगले को दूर भेजा था। वह यह भी बताता है कि जब वह जॉम्बी बन गया उसे अपने पिता को मारना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने विकम को पैसा दिया जो उसे देने का वादा किया गया था। विकम बार बार पैसे मांगता रहा और डार्सी के पैसे न देने पर नाराज हो गया। फिर विकम ने पैसे के लिए डार्सी की किशोर बहन से शादी करने की कोशिश की, लेकिन डार्सी ने उसे समय रहते बचा लिया। डार्सी ने एलिजाबेथ को बताया कि उसके प्रति उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, इसलिए अपने दिल टूटने को भूलने के लिए वह नवीनतम जॉम्बी हमले से लड़ने के लिए लंदन गया है। उसे लगता है कि जॉम्बी का नेतृत्व कोई कर रहा है क्योंकि हमले बहुत संगठित थे। जब एलिजाबेथ घर लौटती है तो उसे यह जानकर डर लगता है कि विकम सबसे छोटी बहन लिडिया के साथ भाग गया है। उसे लगता है कि वह उसे जॉम्बी चर्च ले गया होगा। एलिजाबेथ से कैथरीन मिलने आती है जो घोषणा करती है कि अगर एलिजाबेथ डार्सी से शादी नहीं करती है तो वह उसकी बेटी से शादी करे। एलिजाबेथ आजकल डार्सी को बेहतर नजरिए से देख रही है, लेकिन वह अभी भी रिश्ते के बारे में अनिश्चित है। इसलिए कैथरीन उसे अपने गार्ड के खिलाफ द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। वह आदमी काफी घूंसे मारता है और एलिजाबेथ के हमलों को आसानी से रोक देता है। इस बीच बिंगले युद्ध के मैदान में है और एक खाई में फंसे जॉम्बी पर बम फेंकता है, लेकिन एक प्राणी उसके दुपट्टे से उसे पकड़ लेता है। सौभाग्य से जेन दुपट्टा काटकर उसे विस्फोट से दूर धकेल देती है। डार्सी अपनी तलवार से एक जॉम्बी को मारता है और देखता है जमीन से मरे हुए हाथों का एक झुंड ऊपर की ओर बढ़ा है। एक विशाल जॉम्बी पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। वह बताती है कि जॉम्बी कब्रिस्तान पर खड़े हैं, इसलिए वे जागृत निकायों को मारने के लिए जमीन पर वार करना शुरू कर देते हैं।